Next, who, whom and whose are used to ask question about people. आपको people के बारे में क्वेश्चन पूछना है, पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछना है, तो हम यूज करेंगे who, whom and whose. Who is your best friend? एक पर्सन की बात हो रही है. Whom did you meet at the party? पर्सन की बात हो रही है. Whose is this लंच बॉक्स? पर्सन की बात हो रही है, किसका ये लंच बॉक्स है. तो अगर पर्सन के बारे में पर्टिकुलर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बात करेंगे हु, हुम और हुज की. हम यूज करेंगे हु, हुम एंड हुज. Now here we see that who, whom and whose they are used to ask question about people. और इसमें से whom थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है. इस साल AISSC सैनिक स्कूल के पेपर में whom पर फिल इन द ब्लैंक के बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें whom के साथ साथ एक और ऑप्शन that दे दिया गया था. दोनों सूटेबल लग रहे थे पर whom उसका करेक्ट आंसर था. इवन दो that भी उसका करेक्ट आंसर हो सकता था, पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से whom बैठ रहा था. क्यों? whom और that में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट whom को यूज़ किया जाता है इन अ मोर प्रोफेशनल मैनर, मोर पोलाइट मैनर, दैट जनरल मैनर. बट एनीवेज लेट अस नाउ डिस्कस कि अगर who को भी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, whom को भी और whose को भी, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस है सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड पजेसिव फॉर्म. ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो यूज किया जाएगा who. अगर आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे whom. और अगर आप सेंटेंस में ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे whose. अब इसी को लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इन तीनों एग्जांपल में हम समझते हैं. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? तो यहां पर who जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि हम who के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड. तो जब सब्जेक्ट फॉर्म में है तो लगाना है who. पकड़ना कैसे है? पकड़ना ऐसे है कि अगर who की जगह he आ जाए, she आ जाए या सब्जेक्ट फॉर्म आ जाए तो वहां पर who सब्जेक्ट फॉर्म है, वो बिल्कुल who का करेक्ट यूसेज है. कैसे पकड़ना है? इसको पकड़ना है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड का अगर आंसर ही बन जाए, शी बन जाए, इसका मतलब सब्जेक्ट फॉर्म की बात चल रही है, हु का यूज बिल्कुल सही हो रहा है. ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सेकंड सब्जेक्ट है जिससे आप बात कर रहे हैं. ठीक है. whom did you meet at the party? तुम पार्टी में किससे मिले? तो इवन दो whom यहां पर एक ही प्रोनाउन है, राइट, लेकिन ये रेफर कर रहा है सेकंड सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को. तो यहां पर whom इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म. अब इसको पकड़ना कैसे है? इसको पकड़ना ऐसे है कि अगर whom did you meet at the party, अगर इसका आंसर आपको मिल रहा है him या her, तो याद करो him और her क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं. इसका मतलब whom का यूज बिल्कुल सही है. whom ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए यूज किया जाएगा. दो प्रोनाउन है सेंटेंस में, एक whom है, एक you है, और whom जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर रहा है कि भाई तुम किससे मिले. तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में who क्या बन जाएगा? whom बन जाएगा. ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन जाएगा. ये सेंटेंस को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाएगा. ये सेकंड प्रोनाउन को रेफर कर रहा होगा. पकड़ना है तो सेंटेंस से अगर ये आंसर मिल रहा है हिम और हर, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, whom का ये यूजेज हो गया. तीसरा whose ओनरशिप बताता है, किसका लंच बॉक्स है ये, ओनरशिप बता रहा है whose लंच बॉक्स इज इट, तो यूज करना है whose. Now after interrogative, let's go to reflexive pronoun. A pronoun that is used
when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing, it is called a reflexive pronoun. अब यहां पर इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो परफेक्ट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ लिख दिया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन को रेफर करते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. और बेटर डेफिनेशन विल बी, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. ही hurts himself. ध्यान से समझिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट reflects back on subject. मीनिंग समझते हैं. इसका मीनिंग यह है कि सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है. और ब्रेक डाउन करेंगे. सेंटेंस है ही हर्ट्स हिमसेल्फ, ही के बारे में बात हो रही है तो ही हो गया सब्जेक्ट. हर्ट्स एक्शन वर्ड है, वर्ब हो गया, समझने के हिसाब से इसे एक्शन ही लिखते हैं. हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है, लेट अस अंडरस्टैंड. सेंटेंस का मीनिंग है ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया है. यहां पर सब्जेक्ट ही का जो एक्शन है वो वापस किसके ऊपर आ गया है, वापस ही के ऊपर ही आ गया है. सो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक्शन क्या है, हर्ट करना. रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन सब्जेक्ट, ये वापस सब्जेक्ट का ही एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ गया है. और ये हमें कैसे पता चल रहा है, वर्ड हिमसेल्फ से. तो ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट का एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही डाल देंगे उन्हें हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. The action of the subject reflects back or goes back to the subject. Action जो होता है वो सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है और सब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव भी कर रहा है. यहां पर उसने खुद को ही हर्ट कर लिया है. That is called reflexive pronoun. Let's understand through more examples. Let us understand this through one more example. He taught himself. Now in the example, he taught himself, he is the subject, taught is the action, subject is performing the action. Subject here is performing the action. ये जो टॉट का एक्शन है ये सब्जेक्ट कर रहा है और ये जो एक्शन है ये वापस किसके ऊपर जा रहा है, ये वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही जा रहा है. वो हिमसेल्फ, वो खुद को ही पढ़ा रहा है और ये एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर कैसे जा रहा है, बाय द वर्ड हिमसेल्फ. तो हिमसेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट का एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही पहुंचा देते हैं या डाल देते हैं. कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे. आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कटिंग द वेजिटेबल. सब्जेक्ट है यहां पर आई, एक्शन है यहां पर हर्ट और जो एक्शन हर्ट है ये वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है. बेसिक डेफिनेशन से समझे तो यहां पर एक्शन को परफॉर्म करने वाला भी सब्जेक्ट है और एक्शन को रिसीव करने वाला भी सब्जेक्ट है. और ये ऐसा एक्शन जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, वापस जो एक्शन आ रहा है किस वर्ड से हो रहा है, माई सेल्फ से. तो माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Another example, we organized the birthday party
ourselves. In this sentence सब्जेक्ट है वी, हम वी के बारे में बात कर रहे हैं तो वी सब्जेक्ट है. एक्शन है ऑर्गेनाइज्ड. और सेंटेंस का मीनिंग है हमने बर्थडे पार्टी खुद ही ऑर्गेनाइज की है. तो यहां पर जो एक्शन है ऑर्गेनाइज करने का, ये वापस किसके ऊपर आ रहा है? वी के ऊपर आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है. तो वी इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वो सब एक्शन को कर भी रहा है, एंड इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन. So in the sentence when the doer of the action and receiver of the action is the same, या फिर सब्जेक्ट ने किया हुआ एक्शन वापस उसी के ऊपर आ जाए, उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उस प्रोनाउन फॉर्म को जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक छोटी सी बात जो याद रखनी है, जो बहुत ही रेयरली बुक्स में बताई हुई है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला जो वर्ड है ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा इट विल बी ऑलवेज आफ्टर द वर्ब. इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब क्यों ये अब इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है, ये हम तब समझेंगे जब हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को देखेंगे. बट फिलहाल हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो एक्शन वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है. इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कम्स बैक और बेंट ओवर और रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सब्जेक्ट. सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. जो प्रोनाउन इस चीज को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे. वन मोर एग्जांपल. गीतिका टोल्ड herself that she is brave. सब्जेक्ट है गीतिका, एक्शन है told, herself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और यहां पर गीतिका ने told, गीतिका ने बोला, किसको बोला? खुद को बोला. सो गीतिका इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन and she is also the receiver of the action. herself मतलब क्या हो गया? reflexive pronoun means गीतिका is the performer of the action. जो उसने अपने आप को खुद को बोला, she is the performer and she is the receiver of the action. Now moving further on reflexive pronoun, they are called so, or rather they are called reflexive because they reflect upon or go back to the subject. इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर जो एक्शन है, इस एक्शन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगेन बैक टू द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या सब्जेक्ट के ऊपर टर्न कर देते हैं, या सब्जेक्ट के ऊपर बेंड बैक कर देते हैं. तो ओवरऑल सेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन ये रहेगा that the action of the subject will be again reflected back on the subject. सब्जेक्ट के एक्शन को सब्जेक्ट के ही ऊपर ये डाल देते हैं, इसीलिए इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. सब्जेक्ट और या हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन. तो जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन ये है कि ये वापस उसी सब्जेक्ट के ऊपर उसका खुद का ही एक्शन डाल देंगे. That we have seen through numerous examples. Let us now understand their formation. Now here, let us understand how are these reflexive pronouns formed. They are formed by adding self for the singular pronouns and selves for the plural pronouns. For example, singular pronoun my. So my is a singular pronoun, and after that you add self, and together it will be myself, which is a reflexive pronoun. Similarly, your. Add self to it, the reflexive pronoun will be yourself. Similarly, him, self.
her self. It self. Moving on to the plural forms. Our, now remember our is plural, तो उसके लिए हम लगाएंगे selves. Together it will become our selves. Themselves. So what we have to do is we have to add the self and selves as per the singular and plural structure. अच्छा, योर का केस ऐसा होता है कि योर के साथ सेल्फ और सेल्फ्स दोनों चल जाता है बेस्ड ऑन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. अगर सिंगुलर केस है तो सेल्फ लगाइए और प्लूरल केस है तो सेल्व्स लगाइए. Formation of reflexive pronoun. Moving on to the emphatic pronoun. Slightly confusing, but very easy to understand. Let's draw a fine line between them, between reflexive pronoun and emphatic pronoun, to understand them better. A pronoun that is used for emphasis is called a emphatic pronoun. Emphasis का मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, to give importance. किसको इंपॉर्टेंस देना? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना. तो ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें या सब्जेक्ट को हाईलाइट करें या सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, they will be known as emphatic pronoun. वर्ड में emphasis छुपा हुआ. emphasis मतलब किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. Look at an example to understand this. Nikhil himself handed the notebooks to the teacher. मतलब निखिल ने खुद ही टीचर को नोटबुक्स हैंड ओवर कर दिए या उनके हाथ में दे दिए. Now here Nikhil is the subject and himself is the pronoun which is giving importance to Nikhil or which is highlighting Nikhil, which is focusing on Nikhil. तो himself हो जाएगा emphatic pronoun. Another example with the pronoun they, themselves, went there. यहां पर they सब्जेक्ट है और pronoun themselves is giving importance or highlighting the subject they, so that will become emphatic pronoun. Emphatic, I'm writing short form EMP. You understand? Now if you look at the structure or rather the form of the emphatic pronoun, they are very similar to reflexive pronoun. Reflexive pronoun और emphatic pronoun देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं पर इनका फंक्शन अलग अलग है. Reflexive pronoun will reflect the action back to the subject. On the other hand, emphatic pronoun will give importance to the subject. It will highlight the subject. It will focus on the subject. यहां पर जनरली एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर डालने की बात नहीं होती है एम्फेटिक प्रोनाउन में. एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ एम्फेसिस करने का काम होता है. इवन दो इन दोनों के फॉर्म्स सेम होते हैं पर आपको इनके फंक्शंस को समझना जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं. तो जहां पर एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर वापस डाल दिया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पर सब्जेक्ट को फोकस या हाईलाइट किया जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन. एक और छोटी सी बात है इनको पकड़ने के लिए. एग्जाम्पल सेज ग्रैंडमा herself prepared the strawberry cake. Subject is grandma, action is prepared, and here the pronoun herself is giving focus or giving importance or highlighting the subject grandma, so herself हो जाएगा emphatic pronoun. And more importantly, please understand that emphatic pronouns will be always placed before the verb. यहाँ पर action word verb prepared है
और वर्ब के मोस्टली 99% ऑफ द केसेस में एम्फेटिक प्रोनाउन जो होगा वो वर्ब के पहले आएगा. I myself should call him. I is the subject. Myself is the emphatic pronoun. Why it is an emphatic pronoun? Because it is highlighting the subject I. और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, वो प्रोनाउन के बाद आया है. या रादर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोनाउन वर्ब के पहले आया है. सो 99% ऑफ द केसेस, जनरल केसेस में हम ये देखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होंगे वो वर्ब के पहले पाए जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद पाए जाएंगे. She herself painted the wall. In this sentence, she is the subject. Herself is an emphatic pronoun. Why it is an emphatic pronoun? Because it is giving importance. It is emphasizing on the subject. It is highlighting the subject. In this sentence, painted is a verb. And why did I highlight the verb here? Because to understand that emphatic pronouns will always come before the verb to make a complete sense or make a complete structure of giving importance to the subject. अगर वो बाद में आ जाएंगे तो वो emphatic pronoun ना होते हुए वो reflexive pronoun बन जाएंगे. तो हमें ये याद रखना है कि emphatic pronoun will always be present before the verb and they are used to convey emphasis. Now here let us understand a very major point here. Reflexive and emphatic pronouns are identical in form, but their functions are different. Reflexive pronoun में भी self लगा होता है, emphatic pronoun में भी self और selves लगा होता है. देखने में दोनों बिल्कुल सेम होते हैं पर उनके functions अलग अलग होते हैं. A pronoun is reflexive if the action of the subject reflects back upon the doer or reflects back upon the subject. Reflexive pronoun में जो action होगा ये वापस subject या doer या करने वाले के ऊपर वापस आ जाएगा. जो action perform कर रहा होगा वही receive भी कर रहा होगा. But emphatic pronouns on the other hand are used to emphasize the action of the subject. पर emphatic pronoun में क्या होगा? Importance देने की बात होती है, emphasize करने की बात होती है, highlight करने की बात होती है. किसको? एक्शन को या सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के एक्शन को. Let's understand this through one more example. He cut himself. Now here the subject is he, action is cut, and himself will act as a reflexive pronoun because this reflexive pronoun himself is reflecting the action बैक टू द सब्जेक्ट. तो कट का जो एक्शन है ये वापस ही के ही ऊपर आ गया है, सब्जेक्ट के ही ऊपर आ गया है या डूअर के ही ऊपर आए. वो काटने वाला भी खुद है और कट रहा है वो भी खुद ही है. So himself is actually reflecting the action back to the doer or back to the subject. It will be reflexive pronoun. Here the subject and the object refer to the same person. मतलब काम करने वाला और एक्शन को करने वाला और एक्शन को रिसीव करने वाला both are same. Reflexive pronoun. On the other hand, look at emphatic. He himself cut the vanilla cake. यहाँ पर he subject है, himself is giving emphasis or giving importance to the subject he. So it will be a emphatic pronoun. Here the emphatic pronoun himself puts emphasis on the pronoun he, so it will be emphatic pronoun. I feel it is clear. Generally हमारे एग्जाम में हमें ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है ना ही एम्फेटिक प्रोनाउन पर फोकस किया हुआ है. टिल डेट हमें जो प्रोनाउंस पर क्वेश्चन आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन पर बहुत ज़्यादा आते हैं. सो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान पर्सनल प्रोनाउन पर देना है, पर ये आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है. इन जनरल अगर आप ओलंपियाड एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. सैनिक स्कूल के लिए उतना इंपॉर्टेंट मैं इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा. ये सब मिड लेवल, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये पूछ ले, चांसेस कम है. आरएमएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अभी तक आरएमएस में भी एम्फेटिक और
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा कंफ्यूजिंग कोई क्वेश्चन नहीं बना है, बट यू नेवर नो, वो बन भी सकता है। तो आपके लिए समझने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहता ही है।